एक मामूली से लड़का जो कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाया, वो एक दिन इतना बड़ा आदमी बन जाएगा कि उसका नाम दुनिया के सबसे अमीर लोगों में गिना जाएगा। ये कहानी है गौतम अडानी की। उनके पिता एक छोटे से बिजनेसमैन थे। घर की हालत बहुत खराब थी, लेकिन अडानी का सपना बहुत बड़ा था। वो कुछ अलग करना चाहते थे, कुछ बड़ा बनना चाहते थे, कुछ ऐसा जो दुनिया उन्हें याद रखे। पढ़ाई छोड़ने के बाद उन्होंने मुंबई में जॉब शुरू की, डायमंड के बिजनेस में काम किया। वहीं से उन्हें बिजनेस की छोटी मोटी बातें समझ में आने लगी। लेकिन अडानी सिर्फ दूसरों के लिए काम करने नहीं आए थे, वो तो खुद का एम्पायर खड़ा करने का सपना लेकर आए थे। वो समय भी आया जब उन्होंने खुद का बिजनेस शुरू किया और धीरे धीरे उनका बिजनेस इतना बड़ा बन गया कि आज अडानी ग्रुप देश की सबसे बड़ी कंपनी में से एक बन चुका है। पोर्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी, कोयला, एयरपोर्ट्स और गैस, ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जहां अडानी का बिजनेस ना हो। उनके ऊपर कई बार कंट्रोवर्सीज भी आए, आरोप भी लगे, लेकिन उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनका एक ही फार्मूला रहा, काम करते जाओ, रिजल्ट अपने आप बोलेगा। आज गौतम अडानी सिर्फ एक अमीर आदमी नहीं है, बल्कि एक सोच है, एक मिसाल है। अगर जिद हो, मेहनत हो और सही समय पर सही फैसला लिया जाए तो कुछ भी पॉसिबल है। गौतम शांतिलाल अडानी का जन्म 24 जून 1962 को गुजरात के अहमदाबाद शहर में हुआ था। वह एक गुजराती जैन फैमिली से थे। उनके फैमिली में टोटल 8 बच्चे थे और गौतम 5वें नंबर पर थे। उनके पिता शांतिलाल अडानी एक स्मॉल स्केल टेक्सटाइल बिजनेसमैन थे। वो कपड़ों का छोटा मोटा बिजनेस करते थे, जिससे फैमिली का गुजारा चलता था। उनकी माँ शांति अडानी एक हाउसवाइफ थी जो बच्चों की देखभाल करती थी। गौतम का परिवार गुजरात के बनासकांठा जिले के एक छोटे से शहर थराद से था। थराद एक छोटा सा ट्रेडिंग टाउन था, जहाँ जैन कम्युनिटी के लोग बिजनेस और हार्ड वर्क के लिए जाने जाते थे। लेकिन शांतिलाल अडानी को लगा कि अहमदाबाद जैसे बड़े शहर में उनके परिवार को बेहतर मौके मिल सकते हैं, इसलिए उन्होंने अपने परिवार को अहमदाबाद ले जाने का फैसला किया। यह वो समय था जब गौतम बहुत छोटे थे और यह शहर उनके जीवन का पहला बड़ा स्टेज बन गया। अहमदाबाद उस समय गुजरात का बिजनेस सेंटर था और वहाँ की हलचल ने गौतम के मन में बचपन से ही बिजनेस के प्रति इंटरेस्ट जगाई। उनका परिवार ज्यादा अमीर नहीं था। शांतिलाल का एक स्मॉल टेक्सटाइल बिजनेस था और 8 बच्चों के परिवार को चलाना आसान नहीं था। घर में पैसों की कमी रहती थी, लेकिन जैन कम्युनिटी की परंपराओं के कारण फैमिली में डिसिप्लिन और मेहनत का माहौल था। गौतम ने अपने पिता को सुबह से शाम तक मेहनत करते देखा, जिससे उन्हें यह सीख मिली कि मेहनत और समझदारी से ही जिंदगी में आगे बढ़ा जा सकता है। लेकिन गौतम को अपने पिता के छोटे से बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं थी। वह कुछ बड़ा करना चाहते थे, कुछ ऐसा जो दुनिया उन्हें याद रखे। गौतम अडानी पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं थे। उन्होंने अहमदाबाद के सेठ सीएन स्कूल में अपनी स्कूली पढ़ाई शुरू की थी। यह स्कूल गुजरात के फेमस स्कूलों में से एक था, लेकिन गौतम का ध्यान किताबों से ज्यादा मार्केट और ट्रेड की दुनिया की ओर था। स्कूल में वो एवरेज छात्र थे और उनकी इंटरेस्ट पढ़ाई से ज्यादा उन कहानियों में थी जो वो अहमदाबाद के ट्रेडर्स और मार्केट से सुनते थे। गुजरात की बिजनेस कल्चर, जहां लोग छोटे छोटे बिजनेस से लाखों करोड़ों तक पहुंच जाते थे, उनके मन में गहरी छाप छोड़ी। हाई स्कूल के बाद गौतम ने गुजरात यूनिवर्सिटी में कॉमर्स की पढ़ाई शुरू की, लेकिन उनका मन वहाँ भी नहीं लगा। वह क्लासरूम में बैठकर किताबें पढ़ने के बजाय असल दुनिया में उतर कर कुछ करने के सपने देखते थे। इसीलिए उन्होंने अपनी डिग्री पूरी नहीं की और यूनिवर्सिटी छोड़ दी। यह फैसला उनके फैमिली के लिए हैरान करने वाला था, क्योंकि उस समय पढ़ाई को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता था। लेकिन गौतम को भरोसा था कि वो किताबों से नहीं बल्कि एक्सपीरियंस से सीखकर जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। साल 1978 में जब गौतम सिर्फ 18 साल के थे, तो उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो उनकी जिंदगी बदल देने वाला था। उनके पास जेब में कुछ 100 रुपए थे और मन में बड़ा बनने का जुनून। वो अहमदाबाद छोड़कर मुंबई चले गए। उस समय मुंबई भारत का बिजनेस और इकोनॉमिक हब था, जिसे लोग सपनों का शहर कहते थे। गौतम के लिए यह शहर एक नया मौका था, लेकिन एक बड़ा रिस्क भी था। उनके पास न तो किसी से कोई बड़ा कॉन्टेक्ट था और न ही कोई बड़ा पैसा। फिर भी वो मुंबई पहुंचे, जहां वो अपने दम पर कुछ बड़ा करने की ठान चुके थे। मुंबई में गौतम ने अपने करियर की शुरुआत एक छोटे से काम से की। उन्होंने महिंद्रा ब्रदर्स नाम की एक कंपनी में हीरे छाटने का काम शुरू किया। यह काम आसान नहीं था, इसमें बहुत ध्यान और बारीक समझ की जरूरत होती थी, क्योंकि हीरे की कीमत उनके क्वालिटी पर डिपेंड करती थी। गौतम ने इस काम को बहुत गंभीरता से लिया और जल्द ही डायमंड ट्रेड की बारीकियां सीख ली। वो समझ गए कि हीरे का बिजनेस सिर्फ पत्थरों को छाटने का काम नहीं है, बल्कि इसमें मार्केट की समझ, कस्टमर से बातचीत और सही समय पर सही फैसले लेने की कला शामिल है। मुंबई के फेमस जवेरी मार्केट में गौतम ने जल्द ही अपनी मेहनत और समझदारी से नाम कमाना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में उन्होंने महिंद्रा ब्रदर्स में काम छोड़कर अपना खुद का डायमंड ट्रेड शुरू किया। जवेरी मार्केट उस समय भारत का सबसे बड़ा डायमंड ट्रेड का सेंटर था, जहां बड़े बड़े डील्स होते थे। गौतम ने वहां एक छोटा सा डायमंड ब्रोकरेज का काम शुरू किया। वो डायमंड के डील्स में बिचौलिए का काम करते थे, यानी बायर्स और सेलर्स के बीच डील्स करवाते थे। उनकी सबसे बड़ी खासियत थी उनकी
बातचीत करने की कला और मार्केट को पढ़ने की समझ। वो कस्टमर से इस तरह बात करते थे कि लोग उन पर भरोसा करने लगे थे। साथ ही वो मार्केट ट्रेंड्स को समझकर सही समय पर डील्स करते थे। उनकी यह काबिलियत उन्हें बाकियों से अलग करती थी। साल 1982 तक जब वो सिर्फ 20 साल के थे, तब गौतम अडानी ने लाखों रुपए की कमाई कर ली थी। यह उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी अमाउंट थी। एक छोटे से शहर से आए लड़के के लिए जिसके पास न पढ़ाई थी न कोई बड़ा बैकग्राउंड, यह एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। लेकिन गौतम यही नहीं रुके। वो समझ गए थे कि डायमंड का बिजनेस उन्हें अमीर तो बना सकता है, लेकिन अगर वो सचमुच कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो उन्हें और बड़े मौके की तलाश करनी होगी। उनकी नजर अब गुजरात की ओर थी, जहां वो अपने परिवार के साथ फिर से जुड़ना चाहते थे और कुछ नया शुरू करना चाहते थे। साल 1981 में उनके बड़े भाई महासुख भाई ने उन्हें अहमदाबाद वापस बुलाया ताकि वो एक नए बिजनेस में उनकी हेल्प करे। यह वो मोड़ था जहां से गौतम की जिंदगी ने एक नया रास्ता लिया। 1981 में गौतम अडानी 19 साल की एज में मुंबई छोड़कर अहमदाबाद वापस आ गए। यह फैसला उनका खुद का नहीं था, बल्कि उनके बड़े भाई महासुख भाई ने उन्हें बुलाया था। महासुख ने हाल ही में एक छोटी सी प्लास्टिक फैक्ट्री खरीदी थी और उन्हें इस बिजनेस को चलाने के लिए किसी भरोसेमंद और बुद्धिमान इंसान की जरूरत थी। गौतम, जो पहले ही मुंबई में अपनी बिजनेस समझ साबित कर चुके थे, इस काम के लिए सबसे सही थे। अहमदाबाद लौटने के बाद गौतम ने इस प्लास्टिक फैक्ट्री को संभाला। यह फैक्ट्री पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी से जुड़े प्रोडक्ट बनाती थी, जो प्लास्टिक इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है। लेकिन गौतम का दिमाग सिर्फ फैक्ट्री चलाने तक सीमित नहीं था। उन्होंने देखा कि भारत में पीवीसी की मांग बढ़ रही थी और इसे विदेशों से इंपोर्ट करना एक बड़ा मौका हो सकता है। उन्होंने साउथ कोरिया जैसे देशों से पीवीसी इंपोर्ट करना शुरू किया। यह इंटरनेशनल ट्रेड की दुनिया में उनका पहला कदम था। गौतम की सबसे बड़ी ताकत थी उनकी बातचीत करने की कला और मार्केट को समझने की गहरी नजर। वह जानते थे कि कब, कहां और कैसे डील्स करने हैं। वो फॉरेन सप्लायर्स के साथ ऐसी बातचीत करते थे कि डील्स उनके फायदे में रहे। साथ ही भारत में पीवीसी की बढ़ती मांग को देखते हुए उन्होंने सही समय पर सही कस्टमर तक गुड्स पहुंचाया। इस छोटे से बिजनेस ने गौतम को न सिर्फ अच्छा प्रॉफिट दिया, बल्कि यह भी सिखाया कि बड़े लेवल पर बिजनेस कैसे किया जाता है। यह वही दौर था जब गौतम ने अपने फ्यूचर के बड़े बिजनेस की फाउंडेशन रखी। साल 1988 में 26 साल की एज में गौतम अडानी ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने अडानी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड नाम से कंपनी शुरू की, जिसे आज हम अडानी एंटरप्राइजेज के नाम से जानते हैं। यह कंपनी शुरुआत में एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स और इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े सामानों के ट्रेड से शुरू हुई। उस समय भारत का बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत लिमिटेड था। गवर्नमेंट की पॉलिसीज स्ट्रिक्ट थी और फॉरेन ट्रेड करना आसान नहीं था। लेकिन गौतम ने अपनी समझदारी और रिस्क लेने की हिम्मत से इस बिजनेस को बढ़ाना शुरू किया। उनकी कंपनी ने राइस, वेट जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और कोयला जैसे इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े सामानों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट शुरू किया। गौतम का फोकस था कि वो एक ऐसी चीजों का बिजनेस करे जिनकी भारत में डिमांड हो और जिन्हें वो सस्ते में विदेशों से लाकर अच्छा प्रॉफिट कमा सके। उनकी यह स्ट्रैटेजी काम कर गई, लेकिन असली बदलाव आया साल 1991 में, जब भारत में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन शुरू हुआ। 1991 में इंडियन गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक सुधार शुरू किए, फॉरेन ट्रेड पर रिस्ट्रिक्शन कम हुई और प्राइवेट कंपनीज को बड़े मौके मिलने लगे। यह गौतम अडानी के लिए सुनहरा मौका था। उनकी कंपनी अडानी एक्सपोर्ट ने इस नए माहौल का पूरा फायदा उठाया। विदेशों से सामान इंपोर्ट करना और भारत में बेचना अब पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया था। गौतम ने अपनी कंपनी के दायरे को बढ़ाया और ज्यादा कंट्रीज के साथ बिजनेस शुरू किया। उनकी कंपनी की कमाई तेजी से बढ़ने लगी और अडानी एक्सपोर्ट जल्द ही गुजरात की एक जानी मानी ट्रेडिंग कंपनी बन गई। गौतम अडानी की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साल 1993 में आया, जब गुजरात गवर्नमेंट ने प्राइवेट कंपनीज को मुंद्रा पोर्ट डेवलप करने का मौका दिया। मुंद्रा गुजरात के कच्छ जिले में एक छोटा सा कोस्टल एरिया था जो उस समय ज्यादा डेवलप नहीं था, लेकिन गौतम ने इसमें एक बड़ा अवसर देखा। 1995 में उनकी कंपनी ने इस पोर्ट को डेवलप करने का ठेका हासिल किया। यह प्रोजेक्ट गौतम के लिए सिर्फ एक बिजनेस नहीं था, बल्कि यह उनके सपनों को सच करने का पहला बड़ा कदम था। मुंद्रा पोर्ट को बनाना आसान नहीं था। इसके लिए 500 से ज्यादा लैंड ओनर से बातचीत करनी पड़ी ताकि पोर्ट के लिए जमीन खरीदी जा सके। गौतम ने खुद इन ओनर से मुलाकात की, उनकी प्रॉब्लम सुनी और उन्हें समझाया कि यह पोर्ट उनके इलाके को कैसे बदल देगा। उनकी बातचीत करने की कला और पेशेंस से काम बन गया। जमीन के इश्यू सॉल्व हो गए और पोर्ट का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। गौतम ने मुंद्रा पोर्ट को सिर्फ एक पोर्ट नहीं बनाया, उन्होंने इसके साथ रेल और रोड नेटवर्क का कंस्ट्रक्शन किया ताकि सामान को आसानी से देश के दूसरे हिस्सों तक पहुंचाया जा सके। उन्होंने पोर्ट के आसपास स्टोर हाउस, फैक्ट्रीज और इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की सुविधाएं भी बनाई। धीरे धीरे मुंद्रा पोर्ट भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट पोर्ट बन गया। यह पोर्ट आज न सिर्फ भारत का बल्कि दुनिया के सबसे बड़े और मॉडर्न पोर्ट में से एक है। इस प्रोजेक्ट ने अडानी ग्रुप को सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी से एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में बदल दिया। मुंद्रा पोर्ट की सफलता ने गौतम को पूरे भारत में फेमस कर दिया। लोग अब उन्हें एक ऐसे आदमी के रूप में देखने लगे जो बड़े सपने देखता है और उन्हें सच करने की हिम्मत रखता है। इस पोर्ट ने न सिर्फ अडानी ग्रुप की कमाई बढ़ाई, बल्कि गुजरात और भारत की इकोनॉमी को भी मजबूत किया। मुंद्रा पोर्ट की सफलता के बाद गौतम अडानी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने अपनी कंपनी को एक के बाद एक नए क्षेत्र में बढ़ाया। अडानी ग्रुप ने इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में कदम रखा और अडानी पावर की एस्टेब्लिशमेंट की, जो आज भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट थर्मल पावर कंपनी है। इसके बाद उन्होंने रिन्यूएबल
एनर्जी में इन्वेस्ट किया और अडानी ग्रीन एनर्जी बनाई, जो आज दुनिया की सबसे बड़ी सोलर एनर्जी कंपनी में से एक है। गौतम ने एयरपोर्ट्स के बिजनेस में भी कदम रखा। साल 2020 में अडानी ग्रुप ने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में 74% हिस्सेदारी खरीदी और भारत के कई अदर एयरपोर्ट्स का मैनेजमेंट शुरू किया। आज अडानी ग्रुप भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट्स ऑपरेटर है। इसके अलावा कंपनी ने सीमेंट, डाटा सेंटर, डिफेंस, रियल एस्टेट और मीडिया जैसे सेक्टर्स में भी अपने कदम रखे। 2022 तक अडानी ग्रुप की 10 कंपनीज स्टॉक मार्केट में लिस्टेड थी और उनकी टोटल मार्केट वैल्यू $242 बिलियन यानी लगभग 20 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा थी। गौतम अडानी ने एक छोटे से बिजनेसमैन से शुरू करके एक ऐसा एम्पायर खड़ा किया जो आज भारत की इकोनॉमी का एक अहम हिस्सा है। मुंद्रा पोर्ट और अडानी ग्रुप की दूसरी बड़ी प्रोजेक्ट्स की सफलता ने गौतम अडानी को भारत में एक जाना माना नाम बना दिया था, लेकिन उनकी नजर अब भारत की सीमाओं से बाहर थी। वो चाहते थे कि उनका बिजनेस दुनिया भर में फैले और उनका नाम ग्लोबल बिजनेसमैन के साथ लिया जाए। साल 2000 के बाद अडानी ग्रुप ने तेजी से अपनी पहुंच बढ़ाई और गौतम की वेल्थ और प्रभाव में भी जबरदस्त ग्रोथ हुआ। 2010 के अंत तक गौतम अडानी भारत के सबसे अमीर लोगों में से एक बन चुके थे, लेकिन 2022 में उनकी प्रॉपर्टी ने एक ऐसी छलांग लगाई जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। अगस्त 2022 तक गौतम अडानी की नेटवर्थ 137.4 बिलियन डॉलर यानी लगभग 11 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई थी। इस फिगर ने उन्हें ब्लूमबर्ग बिलियनरीज इंडेक्स में दुनिया का तीसरा सबसे अमीर इंसान बना दिया। यह पहली बार था जब कोई एशियन मैन इस लिस्ट में टॉप 3 में पहुंचा था। उस समय गौतम अडानी केवल एलन मस्क और जेफ बेजोस से पीछे थे। भारत में उनके अपोनेंट मुकेश अंबानी, जो उस समय तक एशिया के सबसे अमीर आदमी माने जाते थे, उनको भी गौतम ने पीछे छोड़ दिया था। यह एक ऐतिहासिक पल था क्योंकि गौतम ने न सिर्फ भारत का बल्कि पूरे एशिया का नाम ऊंचा किया। उनकी इस अचीवमेंट से दुनिया भर में हेडलाइंस छपी और लोग यह जानना चाहते थे कि आखिर यह आदमी है कौन जिसने इतनी तेजी से इतनी ऊंचाई छू ली। हालांकि गौतम की प्रॉपर्टी का यह ग्राफ हमेशा ऊपर की ओर नहीं रहा। साल 2023 में कुछ कंट्रोवर्सीज के कारण उनकी प्रॉपर्टी में भारी गिरावट आई, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन जनवरी 2024 में गौतम ने फिर से वापसी की और 97.6 बिलियन डॉलर की प्रॉपर्टी के साथ एशिया के सबसे अमीर आदमी का खिताब हासिल किया। उन्होंने फिर से मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ दिया। मई 2025 तक उनकी नेटवर्थ 60.3 बिलियन डॉलर थी, जिसके साथ वो दुनिया में 25वें और एशिया में तीसरे सबसे अमीर आदमी थे। यह उतार चढ़ाव उनकी जिंदगी का हिस्सा रहा, लेकिन हर बार उन्होंने वापसी करके दिखाया कि वो हार मानने वालों में से नहीं है। गौतम अडानी की नजर हमेशा बड़े मौके पर रही। उन्होंने भारत में अपनी फाउंडेशन मजबूत करने के बाद विदेशों में भी अपने बिजनेस का एक्सपेंशन शुरू किया। अडानी ग्रुप ने 50 से ज्यादा कंट्रीज में अपनी मौजूदगी दर्ज की और उनकी प्रोजेक्ट्स न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी। साल 2009 से 2012 के बीच अडानी ग्रुप ने ऑस्ट्रेलिया में 2 बड़ी प्रोजेक्ट शुरू की, कार्माइल कोल माइन और एबॉट पॉइंट पोर्ट। कार्माइल कोल माइन, जो क्वींसलैंड में है, दुनिया की सबसे बड़ी कोयल माइंस में से एक है। इस प्रोजेक्ट में अडानी ग्रुप को ग्लोबल कोयल ट्रेड में एक बड़ा खिलाड़ी बना दिया, लेकिन यह प्रोजेक्ट बहुत कंट्रोवर्शियल भी रही। इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज ने इसका जमकर विरोध किया क्योंकि उनका मानना था कि यह खदान इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाएगी और क्लाइमेट चेंज को बढ़ाएगी। इसके बावजूद गौतम अडानी ने इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया। उन्होंने एबॉट पॉइंट पोर्ट को भी अपने कब्जे में लिया, जो एक गहरे पानी का कोयला टर्मिनल है और पर ईयर 50 मिलियन टन कोयला संभाल सकता है। इस पोर्ट ने अडानी ग्रुप को ऑस्ट्रेलिया के कोयल ट्रेड में एक मजबूत पकड़ दी, लेकिन इन प्रोजेक्ट्स ने गौतम को ग्लोबल लेवल पर हेडलाइंस में ला दिया क्योंकि इन्वायरमेंटलिस्ट और लोकल कम्युनिटीज उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। गौतम ने इन क्रिटिसिज्म का जवाब देते हुए कहा कि वो ग्रीन एनर्जी में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। 2020 में अडानी ग्रुप ने एक और बड़ा कदम उठाया जब उन्होंने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में 74% हिस्सेदारी कर दी। यह भारत का दूसरा सबसे बिजी एयरपोर्ट है, जो दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाद आता है। इस डील्स ने अडानी ग्रुप को भारत के एयरपोर्ट ऑपरेशन में सबसे बड़ा खिलाड़ी बना दिया। आज अडानी ग्रुप भारत में कई बड़े एयरपोर्ट्स का मैनेजमेंट करता है। अडानी ग्रुप सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और भारत तक सीमित नहीं रहा। उनकी कंपनी ने रियल एस्टेट, डिफेंस, डाटा सेंटर्स और सीमेंट जैसे क्षेत्र में भी इन्वेस्ट किया। वो 50 से ज्यादा देशों में काम करते हैं और उनकी प्रोजेक्ट्स अमेरिका, एशिया और मिडल ईस्ट जैसे क्षेत्रों में फैली हुई है। एग्जाम्पल के लिए अडानी ग्रीन एनर्जी ने साल 2020 में सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया SECI से $6 बिलियन का दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्रोजेक्ट हासिल किया। इस प्रोजेक्ट में 8000 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट बनाया जा रहा है। गौतम अडानी की अचीवमेंट्स सिर्फ पैसों और प्रोजेक्ट्स तक सीमित नहीं थी। 2022 में टाइम मैगजीन ने उन्हें दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल किया। यह एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी क्योंकि इस लिस्ट में दुनिया के सबसे बड़े लीडर, साइंटिस्ट, आर्टिस्ट और एंटरप्रेन्योर शामिल होते हैं। टाइम मैगजीन ने गौतम को भारत की इकोनॉमिक प्रोग्रेस में उनके कंट्रीब्यूशन के लिए सम्मानित किया। उन्होंने लिखा कि गौतम अडानी ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और देश की इकोनॉमी को मजबूत करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले की। यह सम्मान गौतम के लिए सिर्फ एक अवार्ड नहीं था, बल्कि यह दिखाता था कि उनकी मेहनत और एटीट्यूड को दुनिया भर में पहचाना जा रहा है। वो एक ऐसे एंटरप्रेन्योर के रूप में उभरे जो न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने देश के लिए बड़े सपने देखता है। उनकी इस अचीवमेंट ने भारत के यूथ को भी इंस्पायर किया, जो यह देख रहा है
बताए थे कि एक सिंपल फैमिली से आने वाला आदमी ने ग्लोबल स्टेज पर इतना बड़ा नाम कमाया। 2023 की शुरुआत में गौतम अडानी और उनका अडानी ग्रुप के लिए एक ऐसा तूफान आया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। जनवरी 2023 में अमेरिका की एक शॉर्ट सेलिंग कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप के खिलाफ एक सनसनीखेज रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर बहुत गंभीर आरोप लगाए गए। हिंडनबर्ग ने दावा किया कि अडानी ग्रुप ने दशकों तक स्टॉक मार्केट में हेराफेरी और अकाउंटिंग में फ्रॉड किया है। उन्होंने इसे कॉर्पोरेट हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम बताया। इस रिपोर्ट में कहा गया कि अडानी ग्रुप ने विदेशी सेल कंपनीज, ऐसी कंपनीज जो सिर्फ पेपर्स पर होती है, उन्होंने इसका यूज करके अपने शेयर्स की प्राइस बढ़ाई और अपनी कंपनीज की फाइनेंशियल पोजीशन को गलत तरीके से दिखाया। हिंडनबर्ग ने अपनी 2 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद यह रिपोर्ट तैयार की थी, जिसमें उन्होंने हजारों डॉक्यूमेंट्स की इंक्वायरी की, फॉर्मर एम्प्लॉयज से बात की और कई साइट्स का दौरा किया। उन्होंने दावा किया कि गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी ने मॉरिशस, सिंगापुर और कैरिबियन आइलैंड जैसे टैक्स हेवन कंट्रीज में कई सेल कंपनीज बनाई, जिनका यूज शेयर्स की प्राइस में हेराफेरी और पैसों की हेराफेरी के लिए किया गया। रिपोर्ट में 88 क्वेश्चन की एक लिस्ट भी थी, जिनका जवाब अडानी ग्रुप से मांगा गया। इस रिपोर्ट का असर तुरंत दिखा। जैसे ही यह खबर दुनिया भर में फैली, अडानी ग्रुप की कंपनीज के शेयर्स की प्राइस धड़ाम से गिर गई। कुछ ही दिनों में अडानी ग्रुप की कंपनीज के मार्केट वैल्यू में $150 बिलियन यानी लगभग 12 लाख करोड़ रुपए की कमी आ गई। गौतम अडानी की पर्सनल प्रॉपर्टी भी 60% तक कम हो गई और वह दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में काफी नीचे आ गए। यह भारत के स्टॉक मार्केट के लिए भी एक बड़ा झटका था, क्योंकि अडानी ग्रुप की कंपनीज देश की इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अडानी ग्रुप ने इन आरोपों का जोरदार खंडन किया। उन्होंने एक 413 पेज का रेस्पॉन्स जारी किया, जिसमें हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को बेसलेस और भारत पर प्लान्ड अटैक बताया। अडानी ग्रुप ने कहा कि यह रिपोर्ट उनकी रेस्पेक्ट को खराब करने और उनके इन्वेस्टर्स का भरोसा तोड़ने की साजिश है। उन्होंने यह भी कहा कि हिंडनबर्ग ने यह रिपोर्ट इसलिए जारी की क्योंकि वो अडानी के शेयर्स पर शॉर्ट सेलिंग करके प्रॉफिट कमाना चाहते थे। लेकिन इस जवाब के बावजूद स्टॉक मार्केट में अडानी ग्रुप की कंपनीज को भारी नुकसान हुआ और गौतम अडानी की इमेज पर सवाल उठने लगे। गौतम अडानी का नाम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और उनकी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के साथ है। उनके क्लोज रिलेशन को लेकर एक महत्वपूर्ण कंट्रोवर्सी से जुड़ा हुआ है। गौतम और मोदी दोनों गुजरात से हैं और 1990 के दशक से उनके बीच अच्छे रिलेशन होने की बात कही जाती है। साल 2014 में जब मोदी प्रधानमंत्री बने, तब गौतम अडानी ने अपने प्राइवेट एयरक्राफ्ट से उनकी मदद की थी। इसके बाद अडानी ग्रुप को कई बड़े गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स मिले, जैसे कि 6 एयरपोर्ट्स का मैनेजमेंट और मुंद्रा पोर्ट का एक्सपेंशन। अपोजिशन पार्टीज और क्रिटिक्स ने इसे क्रोनिज्म का नाम दिया, यानी क्लोज रिलेशनशिप्स के आधार पर फायदा देना। उनका कहना था कि मोदी गवर्नमेंट ने अडानी को खास अटेंशन दी, जिससे उनकी कंपनीज को फायदा हुआ। 2018 में जब अडानी ग्रुप को तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट्स का 50 साल का लीज मिला, तो केरल के फाइनेंस मिनिस्टर ने इसे ओपन क्रोनिज्म कहा। ऐसे कई आरोप है जो अडानी ग्रुप पर लगाए गए हैं, लेकिन अडानी ग्रुप पर कोई फर्क नहीं पड़ा। 2022 में अडानी ग्रुप ने फेमस न्यूज चैनल एनडीटीवी के एक्वायर कर लिया। एनडीटीवी उस समय तक उन चैनल में से एक था जो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करता था। इस एक्वायर ने मीडिया की फ्रीडम पर सवाल उठाए। डिट्रैक्टर्स ने कहा कि अडानी, जो गवर्नमेंट के करीबी माने जाते हैं, उन्होंने इस चैनल को खरीद कर मीडिया की आजादी को कमजोर किया। हालांकि अडानी ग्रुप ने इन आरोपों को खारिज किया और कहा कि यह एक नॉर्मल बिजनेस डिसीजन था। इन सभी कंट्रोवर्सीज ने गौतम अडानी और उनके ग्रुप की इमेज को गहरा नुकसान पहुंचाया। स्टॉक मार्केट में उनकी कंपनीज को भारी नुकसान हुआ और उनकी पर्सनल वेल्थ में भी भारी गिरावट आई। लेकिन गौतम अडानी ने हर बार इन आरोपों का जवाब दिया और अपनी कंपनी को बचाने के लिए कदम उठाए। हिंडनबर्ग के आरोपों के बाद उन्होंने कई लोन चुकाए, कुछ प्रोजेक्ट्स कैंसिल की और इन्वेस्टर्स का भरोसा जीतने की कोशिश की। इन कंट्रोवर्सीज ने भारत की रेगुलेटरी बॉडीज, खासकर सेबी पर भी सवाल खड़े कर दिए। कई लोगों ने कहा कि सेबी ने अडानी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने भी 2023 में एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी जो अडानी ग्रुप के खिलाफ हिंडनबर्ग के आरोपों की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, लेकिन मई 2025 तक इसकी कोई फाइनल रिपोर्ट सामने नहीं आई। गौतम अडानी की जिंदगी में उनके फैमिली का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। साल 1986 में जब गौतम 24 साल के थे तो उनकी शादी प्रीति अडानी से हुई। प्रीति एक डेंटिस्ट है और उन्होंने न सिर्फ गौतम के प्राइवेट लाइफ में एक मजबूत साथी की रोल निभाई, बल्कि उनके सोशल और फिलैंथ्रोपिक कामों में भी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया। गौतम और प्रीति के 2 बेटे हैं, करण अडानी और जीत अडानी। दोनों बेटे आज अडानी ग्रुप के बड़े बिजनेसेस में जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। करण अडानी, जो बड़े बेटे हैं, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन (SEZ) के CEO है। मुंद्रा पोर्ट, जो अडानी ग्रुप की सबसे बड़ी अचीवमेंट में से एक है, करण की देखरेख में और भी अधिक एक्सपेंड कर रहा है। करण ने अपनी पढ़ाई अमेरिका के पर्ड्यू यूनिवर्सिटी से की और वो अपने पिता की ही तरह बुद्धिमान है। वो अडानी ग्रुप के फ्यूचर को संभालने के लिए तैयार किए जा रहे हैं। छोटे बेटे जीत अडानी, अडानी ग्रुप की एयरपोर्ट बिजनेस और डिजिटल लैब्स के हेड है। जीत ने अडानी ग्रुप को डिजिटल और टेक्नोलॉजी सेक्टर में ले जाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। वो भी अपने पिता की ही तरह महत्वाकांक्षी और ग्रुप के नए एरिया जैसे डेटा सेंटर्स और डिजिटल प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं। प्रीति अडानी अडानी फाउंडेशन के चेयरपर्सन है। यह फाउंडेशन अडानी ग्रुप का परोपकारी हिस्सा है जो सोसाइटी के लिए कई बड़े काम करता है। प्रीति ने इस फाउंडेशन को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और एजुकेशन, हेल्थ और रूरल डेवलपमेंट जैसे क्षेत्रों में काम किया। गौतम
गौतम हमेशा कहते हैं कि उनका परिवार उनकी सबसे बड़ी ताकत है और यह उनके जीवन का आधार है। गौतम अडानी का नाम भले ही बड़े बिजनेस और कंट्रोवर्सी से जुड़ा हो, लेकिन उनके सोशल कंट्रीब्यूशन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अडानी फाउंडेशन जो 1996 में शुरू हुआ, यह फाउंडेशन देश के कई स्टेट्स में एजुकेशन, हेल्थ, रूरल डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन जैसे क्षेत्र में काम करता है। अडानी फाउंडेशन ने गुजरात, छत्तीसगढ़, ओडिशा और अदर स्टेट्स में स्कूल और एजुकेशन प्रोग्राम शुरू किए। इन स्कूलों में गरीब और रूरल एरियाज के बच्चे को फ्री या कम खर्चे में अच्छी एजुकेशन दी जाती है। फाउंडेशन में कई टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर भी है जहाँ यूथ को जॉब के लिए तैयार किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए गुजरात के मुंद्रा में अडानी स्किल डेवलपमेंट सेंटर ने हजारों युवाओं को टेक्निकल और वोकेशनल ट्रेनिंग दिया ताकि वो सेल्फ रिलायंस बन सके। अडानी फाउंडेशन ने रूरल एरियाज में कई हॉस्पिटल और मेडिकल कैंप शुरू किए। गुजरात के भुज में जीके जनरल हॉस्पिटल इसका एक बड़ा एग्जाम्पल है, जो कच्छ जैसे रिमोट एरियाज में लोगों को सस्ती और अच्छी हेल्थ सर्विस देता है। 2023 में अडानी फाउंडेशन ने मेयो क्लिनिक ग्लोबल कंसल्टिंग के साथ मिलकर $686 मिलियन यानी लगभग 5700 करोड़ रुपए के एक प्रोजेक्ट शुरू किए, जिसके तहत भारत में वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बनाए जाएंगे। यह प्रोजेक्ट भारत की हेल्थ सर्विस को और बेहतर बनाएगा। 2020 में जब कोविड-19 महामारी ने पूरे भारत को हिला कर रख दिया था, गौतम अडानी और उनके फाउंडेशन ने बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। उन्होंने पीएम केयर्स फंड में 100 करोड़ रुपए का दान दिया। इसके अलावा अडानी ग्रुप ने ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटिलेटर और मेडिकल इक्विपमेंट प्रोवाइड कराए। मुंद्रा पोर्ट पर उन्होंने एक टेम्पोररी कोविड हॉस्पिटल बनाया जहाँ सैकड़ों मरीजों का इलाज हुआ। अडानी फाउंडेशन ने रूरल एरियाज में रोड्स, वाटर फैसिलिटीज और इलेक्ट्रिसिटी जैसे सुविधाएं पहुंचाई। उन्होंने कई गाँव में सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट शुरू किए ताकि लोगों को सस्ती और क्लीन इलेक्ट्रिसिटी मिल सके। इसके अलावा फाउंडेशन ने पेड़ लगाने और एनवायरमेंटल प्रोटेक्ट के लिए कई प्रोग्राम चलाए। गौतम ने $7.7 बिलियन यानी लगभग 64,000 करोड़ रुपए की भारी अमाउंट सोशल वर्क के लिए देने का वादा किया है, जो भारत के परोपकारी इतिहास में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अगस्त 2024 में गौतम अडानी ने एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वो 70 साल की एज में यानी 2032 तक रिटायर हो जाएंगे। इस समय वो 62 साल के हैं और अगले कुछ सालों में वो अडानी ग्रुप की कमान अपने बेटे और चचेरे भाई को सौंप देंगे। इसके अलावा गौतम के चचेरे भाई जैसे राजेश अडानी और विनोद अडानी भी ग्रुप के डिफरेंट पार्ट्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कुछ लोग उन्हें एक विजनरी एंटरप्रेन्योर मानते हैं जिन्होंने भारत को दुनिया के नक्शे पर एक नई पहचान दी, लेकिन कुछ लोग उन्हें कंट्रोवर्शियल बिजनेसमैन कहते हैं जिनके गवर्नमेंट से करीबी रिलेशन और बड़े कंट्रोवर्सीज ने सवाल खड़े किए। चाहे आप उन्हें जो भी माने, यह सच है कि गौतम अडानी ने एक साधारण परिवार से शुरू करके असाधारण मुकाम हासिल किया। उन्होंने दिखाया कि मेहनत, हिम्मत और सही समय पर सही फैसले लेने से कुछ भी मुमकिन है। उनकी कहानी न केवल इंस्पायर करती है बल्कि यह भी सिखाती है कि सफलता के साथ चुनौतियां भी आती है और असली विजेता वही है जो इन चुनौतियों का डट कर सामना करता है। ये वीडियो होता है खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।